आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निजामाबाद में रेवंत रेड्डी का इंतखाबी जलसे से खिताब। कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को जितवाने की जरूरत पर चीफ मिनिस्टर ने दिया जोर। कड़ियम काव्या ने कागजात नामजदगी का पहला सेट किया दाखिल। हलके की तरक्की के लिए काम करने के आज़म का किया इजहार। वरंगल से बीआरएस उम्मीदवार ने भी भरा अपना पर्चा। बीजेपी के आरूरी रमेश कांग्रेस की कड़ियम काव्या को सबक सिखाने की आवाम से गुजारिश। चेवल्ला से बीजेपी उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने पर्चे नामजदगी किया दाखिल। मरकजी वजीर पीयूष गोयल उनके हमराह रहे मौजूद। निजामाबाद में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इन्होंने कांग्रेस की फलाही स्कीम्स को आवाम के सामने रखा। रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम मोदी के बयान पर तनकीद की और कहा कि वो हिंदू मुस्लिम करते हुए मुल्क को बांटते हुए जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने निजामाबाद पार्लिमानी हलके से सीनियर व संजीदा कायद जीवन रेड्डी को जितवाने की जरूरत पर जोर दिया। इस मंच से मैं नरेंद्र मोदी जी से साफ साफ एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में था हम हिस्सा दिए, बराबर दलित को दिए, आदिवासी को दिए, ओबीसी को दिए। किसी का जायदाद खींच लेकर और किसी को नहीं दिए। हम इतना संविधान को बचाए, ऐसे संविधान किस देश को दिए हम लोग। अगर भाई का जायदाद दूसरे भाई को देना है तो भी कानून के हिसाब से देना पड़ता, मगर किसी का जायदाद खींच लेकर और किसी को देने का कानून अपना देश में नहीं है। 13 साल मुख्यमंत्री था मोदी जी, 10 साल प्रधानमंत्री था। इतना भी पता नहीं है कि इस देश का प्रधानमंत्री को हिंदुओं का जायदाद खींच लेकर मुसलमानों को देने के लिए ये प्रधानमंत्री ऐसे बात कह रहा है। इसको डर है, दिल में हार जाने का डर है, इसीलिए ऐसे ऐसे भाषण उन्होंने दे रहा है। इसीलिए हम संविधान दिए इस देश को। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ये लिखा उसमें, अगर बाप का जायदाद बेटे को भी देना है तो विरासत देना, भाई का जायदाद छोटे भाई को बहन को भी देना है तो एक हिसाब किताब से वो बदली करना। कांग्रेस की राज्यसभा एमपी रेणुका चौधरी ने कहा है कि खम्मम लोकसभा हलके से इलेक्शन लड़ने को तैयार है। उनका कहना था कि अगर आपको खम्मम पर हुक्मरानी करने आ जाए तो आपको मुल्क पर हुकूमत करने का तजुर्बा मिलेगा। इन्होंने इसी दौरान मुनसिफ टीवी के साथ खुसूसी बातचीत में वजीर आजम मोदी के मुतनाज़ा बयान पर खुलकर तबसरे किए। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की सीनियर लीडर राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी जी मौजूद हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं पीएम मोदी के बयान को? कल उन्होंने कहा कि अगर सरकार बदलती है तो हिंदू महिलाओं का जो मंगलसूत्र है वो तक भी नहीं बचेगा। ये क्या बोल रहे हैं, जब देश का इतिहास ही नहीं जानते हैं। जो आदमी पार्लियामेंट में आके कह सकता है, विदेश जाके कह सकता है कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ भारत देश में, तो इनके कहने पे हम क्या बोले? शर्म तो आती है ना, शर्म आती है। अफसोस कि इलेक्शन के बीच में प्रधानमंत्री जी खड़े होकर ऐसे बोल रहे हैं। इतिहास का कोई सबूत है क्या इनके पास? इतने साल जब हम इक्रिसाट, BHEL, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एग्रेरियन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन हम लेके आए, जब तो कोई हिंदू महिला की मंगलसूत्र की बात तो हुई नहीं। ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो नया नया पैदा करके ये बता रहे हैं। इतनी झूठ, इतनी असत्य उस ठाई पे बैठकर, तो आप नौजवानों को क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? बेरोजगारों के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? मणिपुर के महिला की मान भंग हुआ, उसमें क्या हो गया? हरियाणा की लड़कियां जो देश के शान बजाए बढ़ाए हैं, जो लेके आए मेडल्स, उनकी बेइज्जती हुई और आपने कुछ नहीं कहा। और आप हिंदू बोल रहे हो? आप हिंदू धर्म को मानते हैं? आप हिंदू धर्म में पूजते हैं? इसीलिए कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कुछ तो गुण होना चाहिए। जब होते नहीं है
तो ऐसे लफ्ज़ बोलते रहेंगे। क्या हिंदू महिलाओं का ये अपमान नहीं है, या हिंदू महिलाओं को डरा नहीं रहे मोदी जी? सिर्फ हिंदू महिलाओं का नहीं, मुसलमान महिलाओं का भी, सारे देश के महिलाओं का महा अपमान हो चुकी है आज के दिन। जी कि इतने हमें सोचते हैं कि हम इतने अबला हैं, और हमारे मांगल्य को बचाने का हिंदू धर्म में हमारे इतिहास में बहुत सारे सबूत हैं। सती सावित्री, सती अनुसुईया देवी का कहानियाँ अगर प्रधानमंत्री कभी गलती से पढ़े होते तो ऐसे बोलते नहीं हैं। आपके आयु उस महिला के हाथ में है जिसके गले में आपने मंगलसूत्र पहनाए थे। वो अलग बात है, वो फांसी की फंदा हो गए, क्या हो गए, मैं नहीं जानती हूँ, मगर आज के दिन आप ऐसा बोलना, हिंदू धर्म के अपमान किए हैं, देश के महिलाओं के अपमान किए, मुसलमानों के अपमान किए, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की भी अपमान हो चुकी है। अफसोस इस बात की है। वरंगल एमपी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार करियम काव्या ने पर्ची नामजदगी दाखिल कर दिया। करियम काव्या ने कागजात नामजदगी का पहला सेट दाखिल किया है। इन्होंने एमएलए नेनी राजेंद्र रेड्डी, जी सत्यनारायण राव और के.आर. नागराजू के हमरा पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रवनिया को अपने कागजात सौंपे। सुबह सवेरे अपने वालिद और स्टेशन घनपुर के एमएलए करियम श्रीहरि और कांग्रेस लीडर्स के साथ काव्या ने भद्रकाली मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। काव्या ने वादा किया कि वो वरंगल की तरक्की के लिए तालीम, रोजगार के शोबों में काम करेंगी ताकि वरंगल पार्लिमानी हल्के के लोगों की उम्मीदों और उमंगों को पूरा किया जा सके। उनका कहना था कि बीजेपी उम्मीदवार आरोरी रमेश की करप्शन और बेकायदगियां किसी से छुपी हुई नहीं है। वर्धना पीठ के लोगों ने बतौर एमएलए रमेश को मुस्तरद कर दिया है और बीजेपी ने 10 सालों में रियासत के लिए कुछ भी नहीं किया है। ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నాది మహిళలకి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అది వాళ్ళ విద్య కానీ ఆరోగ్యం గురించి కానీ ఏదైనా సరే. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న మన పెండింగ్ ఇష్యూస్ ఏదైతే రైల్వే కోచ్ ఒకటి ఫ్యాక్టరీ, తర్వాత మన రైల్వేని డివిజన్గా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం కానీ, లెదర్ పార్క్ కానీ, ఇంకా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని పూర్తిగా నిర్మించడం కానీ, ఇలాంటి ఫస్ట్ పెండింగ్ ఉన్న అంశాలపైన ఫస్ట్ నేను పోరాటం చేస్తాను. మనది ఒకటి ఎడ్యుకేషనల్ హబ్, ఐటీ హబ్, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా కూడా తీర్చిదిద్దడానికి నేను నా శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తాను. वरंगल पार्लियामेंट बीआरएस पार्टी के एमपी उम्मीदवार सुधीर कुमार ने वरंगल कलेक्टर के दफ्तर में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। साबिक रियासती वजीर एराबली दयाकर राव, एमएलसी बी प्रकाश, बसवराज सारैया और भोपालपल्ली के साबिक एमएलए जी वेंकट रमना रेड्डी इसी दौरान उनके हमराह मौजूद थे। इसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस में एराबली दयाकर राव ने कहा कि बीजेपी बैरम फैक्ट्री और काजीपेट कोच फैक्ट्री कायम न करके तेलंगाना को धोखा दिया है। वरंगल के एमपी उम्मीदवार सुधीर कुमार ने कहा कि वो काकतिया मेगा टेक्सटाइल्स पार्क और एयरपोर्ट के कयाम के लिए काम करेंगे। उनका यह कहना था कि लोगों को करियम काव्या और आरोरी रमेश को सबक सिखाना चाहिए। वरंगल में कांग्रेस पार्टी में सियासी कारकुनों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। बीजेपी और बीआरएस पार्टियों से जुड़ रहे तकरीबन 200 लीडर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रघुनाथपल्ली मंडल के कंचनापल्ली, जाफरगढ़ मंडल के तीगाराम और घनपुर मंडल के निमलीगुंडा से उन सियासी कारकुनों का ताल्लुक है और इन लीडरान व कारकुनान ने साबिक नायब वजीर आला और घनपुर के रुकन असेंबली करियम श्रीहरि की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उनकी दख्तर भी मौजूद रही। वरंगल पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर काव्या ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी। हैदराबाद में हल्के असेंबली कारवान से एआईएमआईएम के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन पार्टी की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इन्होंने मजलिसी कारपोरेटर्स और पार्टी के कारकुनों व लीडरों के हमरा आज अपने हल्के में घर घर जाकर बैरिस्टर ओवैसी को कामयाब बनाने पर जोर दिया। कौसर मोहिउद्दीन ने आज गोलकुंडा, बंजारी दरवाजा, रेशमबाग से जामा मस्जिद, कदीम गोलकुंडा एरिया के लोगों में ये मुहिम चलाई और लोगों को पोलिंग का दिन भी याद दिलाया।
करीमनगर हल्के पार्लियामेंट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर वेलीचाला राजेंद्र राव ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। सिरसिल्ला के एमएलए और रियासती वजीर पूरम प्रभाकर, डीसीसी सदर वेमुलवाड़ा एमएलए आदि श्रीनिवास, करीमनगर डीसीसी के सदर मनाकोंडूरू के एमएलए के सत्यम, हुजूराबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज और दीगर कांग्रेस लीडरान उनके हमरा रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पर पहुंचे थे और कल 7 असेंबली हलकों के कांग्रेस कारकुनों ने बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की। कांग्रेस कायदीन शहर करीमनगर के सर्कस ग्राउंड से करीमनगर कलेक्ट्रेट तक एक बड़ी रैली की शक्ल में रवाना हुए थे। మీరు మరి అధికారం లేదని ఏదో భావోద్వేగం గురై ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడుతున్నాము. మీరు గతంలో డబుల్ బెడ్ ఇళ్ల పేరు మీద విచ్చలవిడిగా ఇష్ట దోపిడీ చేశారు. మరి ఇవాళ ఇల్లు కట్టించుకున్నారు, బిల్లులు లేపుకున్నారు. మీ అనుచరులు అధికారంలో వచ్చినాక బిల్లులు ఎంతమందికి ఇవ్వాలనేది ఒక లిస్ట్ ఇప్పటిదాకా రాలేదు. ఎవరికి ఎంత బిల్లు ఇవ్వాలనేది రాలేదు. అందుకే పెండింగ్ ఉంది. మేము బిల్లు ఇవ్వడం తయారున్నాం, ఎవరికి బిల్లు రాదని కూడా చెప్పలేదు. ఆ మాట అనేది చెప్తున్నాడు. ఆ మాట ఖబర్దార్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మీరు ఎలక్షన్ వచ్చిందని ఇవాళ మాట మాట్లాడుతున్నారు, చాలా తప్పు. మీరు రండి, మీరు ఏ శాఖలో ఎంత అవినీతి చేసిరు, నీ కొడుకులు ఏం చేసిరు, నువ్వేం చేసినావు, నీ అనుచరులు ఏం చేసిరు, మొత్తం భాగవతం ప్రజలు చెప్తారు. నువ్వు అనుకుంటున్నచ్చు నేను ఉన్న భూమి అమ్మేసుకున్నా శంకర్, నేను బరివాతలైనా. साबिक वजीर और बालाकुंडा के एमएलए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद पार्लियामेंट हलके में किसी भी बीआरएस कारकुन को नुकसान पहुंचाने वाले को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन्होंने एड़ापल्ली मंडल में मुनक़िदा बीआरएस हलके सतह के कारकुनों के इजलास से खिताब किया। बीआरएस लीडरों ने आवाम से पूछा कि रुकन पार्लियामान अरविंद ने जिले के लिए क्या किया। इन्होंने कहा कि बुधन हलके से बीआरएस उम्मीदवार को 1 लाख वोट मिलने चाहिए। जिले से बीआरएस के एमपी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि निजामाबाद से बीदर तक रेलवे लाइन बिछाना और एनएसएफ शुगर फैक्ट्री खुलवाना उनकी जिम्मेदारी है। चेवल्ला पार्लिमानी हलके से बीजेपी के उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने अपने पर्चे नामजदगी में रिटर्निंग अफसर जिला कलेक्टर रंगारेड्डी को पेश किया। इस मौके पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल और बीजेपी के दीगर कायदीन उनके हमराह मौजूद थे। इसी दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी और एनडीए इत्तेहाद 400 सीटें हासिल करेगा। ये स्पष्ट दिखलाता है कि इंडिया अलायंस कोई एकजुट अलायंस भी नहीं है और देश के सामने आज कोई विकल्प भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक ऐसे नेता मिले हैं जिन्होंने 10 वर्ष गरीब का कल्याण किया, नारी शक्ति का स्वाभिमान बढ़ाया, युवा युवतियों को ढेर सारे मौके दिए आगे बढ़ने के लिए, हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों की आमदनी बढ़ाई और उनकी अलग अलग योजना से उनको सहायता दी। और मेरा पूरा विश्वास है तेलंगाना के जागरूक वोटर, तेलंगाना के समझदार वोटर इस चुनाव में क्लीन स्वीप बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताकर मोदी जी की झोली में अपना आशीर्वाद भेजेंगे और मोदी जी को ताकत देंगे। మోడీ గారి మేనిఫెస్టో ఈ ఎలక్షన్స్ మేనిఫెస్టో కాదు. ఇప్పటి నుంచి 2047 వరకు మనం నంబర్ 1 దేశం ఎట్లయితే ఆ డైరెక్షన్ ఇప్పుడేం చేయాలి, 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఏం చేయాలి, 20 ఏళ్ళ తర్వాత ఏం చేయాలి, ఆ మేనిఫెస్టో. ముఖ్యంగా మోడీ గారి మీద నమ్మకం, మోడీ గారిని అభిమానులు కూడా నమ్మకం. మోడీ గారు आज जिले विकाराबाद के परगी शहर में TRR की शरीक हयात उमा रेड्डी, रंजीत रेड्डी के शरीक हयात जी सीता रंजीत रेड्डी और DCC के सदर परगी एमएलए डॉक्टर T राम मोहन रेड्डी ने पार्लिमानी चुनाव की मुहिम चलाई। मुकामी लीडरों ने चेवल्ला से कांग्रेस के एमपी उम्मीदवार रंजीत रेड्डी की हिमायत में परगी टाउन में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगी। कुतुबुल्लाहपुर के इलाके रोडा मिस्त्री नगर में वाक़ अल खैर सोसाइटी में आम चुनाव के हवाले से अवामी बेदारी मुहिम शुरू की गई, जिसमें अवाम के अलावा तालीमी याफ्ता तबके के सभी लोग मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर शेख मोहम्मद उस्मान, सदर सेक्रेटरी मिली फोरम जमीयतुल इस्लाम हिंद और अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
बीआरएस पार्टी लीडर हरीश राव ने मेदक में पार्टी दफ्तर में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने मेदक की आवाम से किए गए वादे को पूरा नहीं किया, जबकि साबिक वज़ीर आला केसीआर ने मेदक की आवाम के ख्वाब को पूरा किया। हरीश राव ने कहा कि मेदक को रेलवे लाइन लाने और मेदक को तरक्की देने में बीआरएस का अहम रोल है। हरीश राव ने कहा कि मेदक पार्लिमानी हल्का बीआरएस ही का है और कामयाबी हासिल करेगा। ఆయన నిలబడ్డ మెదక్ రామదాస్ చౌరస్తాని కేసీఆర్ మెదక్ ఏం చేసిందో అని చెప్పడానికి ఒక సాక్ష్యం. ఈ కాంగ్రెస్ హయాంలో రామదాస్ చౌరస్తా ఎట్లుండే, ఇవాళ రామదాస్ చౌరస్తా ఎట్లున్నది. నువ్వు నామినేషన్ చేసిన కలెక్టరేట్ ఎక్కడిది, అసలు మెదక్ జిల్లా ఎవరు చేసిందో, నువ్వు నామినేషన్ చేసిన ఆ కలెక్టరేట్ బిల్డింగ్ ఎవరు కట్టింది మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి అని నేను అడుగుతావు. కనబడతలేదా? ఇందిరాగాంధీ గారు మెదక్ను జిల్లా చేస్తా అని నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేస్తే మెదక్ జిల్లా అనే కళను, దశాబ్దాల కళను నిజం చేసింది కేసీఆర్. ఆ జిల్లా అయింది కనుకనే నువ్వు ఇలా నామినేషన్ వేయడానికి మెదక్ వచ్చినావు. జిల్లా కాకపోతే ఈ నామినేషన్ సంఘటించబడుతుండే. నువ్వు నామినేషన్ చేసిన కలెక్టరేట్ బిల్డింగ్ కళ్ళు సరిపోయినంత అద్భుతమైన భవనం కట్టింది కదా. అన్ని జిల్లా कांग्रेस पार्टी लीडर जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के दौर में ही इंतखाबी निज़ाम लाया गया था और क्या बीजेपी इस हकीकत का इनकार कर सकेगी। इन्होंने सवाल पूछा कि क्या बीजेपी लीडरों में इस तारीख को झुटलाने की ताकत है। इन्होंने कहा कि मुल्क में ज़रूरी शोबे की तरक्की और फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए जवाहरलाल नेहरू ने आपाशी प्रोजेक्ट से तामीर किए थे ताकि ग़िज़ा की किल्लत ना हो। जग्गा रेड्डी ने बताया कि वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए गांधी और नेहरू की तारीख को निसाबी किताबों में शामिल करने का मुतालबा करेंगी। స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన వెంటనే దేశ ప్రజలు, మహాత్మా గాంధీ గారు, దేశ ప్రజలు ఆ రోజు ఓట్లు ఇంకా స్టార్ట్ కాలే, ఎలక్షన్ కమిషన్ లేదు ఆ రోజున. డైరెక్ట్ గా ఏకగ్రీవ తీర్మానం దేశ ప్రజలు మహాత్మా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో వారు ఈ భారతదేశానికి మొదటి ప్రధాని చేయడం జరిగింది. మొదటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు 18 సంవత్సరాలు వారు ప్రధానమంత్రిగా ఈ దేశాన్ని పరిపాలించారు. ఇది గొప్ప, ఇదొక చరిత్ర. తర్వాత వారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకొచ్చింది, ప్రజలే డైరెక్ట్ గా ఓట్లేసి గెలిపించే విధానం తెచ్చింది జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు. ఇది బీజేపీ నాయకులు కాదంటారా? బీజేపీ నాయకులకు ప్రశ్న. దీన్ని ఛాలెంజ్ చేసే యొక్క ధైర్యము బీజేపీ నాయకులకు ఉన్నదా? यूपीएससी सिविल 2023 के इम्तिहान में ऑल इंडिया सतह पर 196 रैंक हासिल करने वाले जी अक्षय दीपक ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अक्षय को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जी अक्षय के अफराद खाना भी मौजूद थे। पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस ने कत्ल की साजिश को नाकाम बनाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बहादुरपुरा पुलिस ने मीर आलम फिल्टर से मोहम्मद अली नामी नौजवान को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मौलिक हथियार बरामद किए। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद अली 2021 में हुए कत्ल की एक वारदात में मुलजिम है। मोहम्मद अली की कालापत्थर के रॉडी शीटर इस्माइल से दुश्मनी थी। चंद रोज कबल दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद से मोहम्मद अली ने एक चाकू खरीद ली और इस्माइल को कत्ल करने के लिए मौके का इंतजार कर रहा था। इसकी इतला मिलने पर बहादुरपुरा पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी और मुलजिम को मीर आलम फिल्टर से गिरफ्तार किया। मीडिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर के अलावा दीगर मौजूद थे। ये मीर आलम टैंक के रोड के पास उसको पकड़ा था और उससे हम लोग ये नाइफ भी रिकवरी किया। और जब हम लोग पूछताछ किया, कन्फ्रंट किया, तो उन्हें खुद बोला कि इस्माइल को मारने के लिए नाइफ खरीद रखा है और मौका के लिए ढूंढ रहे हैं उसको मारने का। तो उसको पकड़ के हम लोग अभी आर्म्स एक्ट 25(1) ये आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर किया और उसको अभी रिमांड कर रहे हैं। एंड ये आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, थ्रू मीडिया सभी जनता को ये रिक्वेस्ट है, कोई भी एंटी सोशल मीडिया कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हुए कोई भी दिखेगा या किसी के पास चाकू या कुछ और दिखेगा तो प्लीज़ हम लोग इंटीमेशन कर दीजिए। तो आप लोग एक मर्डर होते हुए मर्डर को रोकने में आप लोग भी सहयोग होते एंड एक क्राइम फ्री सोसाइटी के लिए आप लोग हेल्प होते।
सनतनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स ने एक कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी कर ली है। इस खुदकुशी की वजह माली मसाइल और कर्ज देने वाले अफराद की हरासानी बताई गई। खुदकुशी करने वाले शख्स की शनाख्त राकेश किरण के तौर पर की गई है। खुदकुशी करने से कबल राकेश ने सेल्फी वीडियो भी बनाया। सनतनगर पुलिस ने इस मामले में ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया और मज़ीद तहकीकात जारी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। निजामाबाद में रेवंत रेड्डी का इंतखाबी जलसे से खिताब। कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को जितवाने की जरूरत पर चीफ मिनिस्टर ने दिया जोर। कड़ियम काविया ने कागजात नामजदगी का पहला सेट किया दाखिल। हलके की तरक्की के लिए काम करने के अज़्म का किया इजहार। वरंगल से बीआरएस उम्मीदवार ने भी भरा अपना पर्चा। बीजेपी के आरोरी रमेश कांग्रेस की कड़ियम काविया को सबक सिखाने की आवाम से गुजारिश। चिवरला से बीजेपी उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने पर्चे नामजदगी किया दाखिल। मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी थे उनके हमराह मौजूद। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।